अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरणा आफ्ताब। आज हम दोनों जब स्टूडियो पहुंचे, जब न्यूज़ रूम पहुंचे, तब से हमने कोई ऐसी बात हम दोनों कर नहीं सके एक दूसरे से जिस पर क़हक़हे लगाते, हंसते, बोलते। आज हमारे पास रोने को बहुत था, इसीलिए तो आज हमको पहले ये बात करनी पड़ रही है। नन्ही परी नशवा, छोटा सा शहज़ादा एहसन और सारे ख्वाब अरमान अपनी फैमिली के अपनी आँखों में लिए मनो मट्टी तले जा सोई इस्मत। ये तीन इंसान नहीं, ये तीन नाम नहीं, बेहिसी, बेदर्दी और जुल्म की इबारत है। जितनी बार हमारी आंखों में आंसू आए उतनी ही बार बहुत बेचैनी महसूस हुई, बहुत बेबसी महसूस हुई। जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना था उन्होंने खुल्लम खुल्ला गोली चला दी, एक मासूम की जान ले ली। जिनका काम ज़िंदगी देना था उनकी गफलत एक बच्ची की जान ले गई। और जिनको दवा देनी थी उन्होंने ज़िंदगी छीन ली, हवस का निशाना बनाया। ये तीन अलग अलग इंसानों की बात नहीं, ये तीन अलग अलग खबरों की बात नहीं, ये तीन अलग अलग मामलात हैं। हम हर बार देखते हैं कि एक वाक़या हो जाता है, खबर नशर हो जाती है, फिर उस पर नोटिस ले लिया जाता है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। और इस सब के बाद होता क्या है? इस सब के बाद भी एक तवील जंग, और उस तवील जंग का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जिनके प्यारे चले गए। और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान भटाते जाते हैं, अपने आंसू पहुँच देते हैं, और इस मामले से उनका ध्यान हट जाता है, तवज्जो हट जाती है। मसला ये है कि ऐसे चलेगा कब तक? हम आज कोशिश करेंगे इसी सारे मामले के ऊपर बात करने की, इस एक वाक़े की नहीं, तीनों वाक़यात को पूरी तरह से परखने की कि आखिर इस सब में हुआ क्या और अब हो क्या सकता है। हम चाहते हैं कि एक्शन हो, आम आदमी चाहता है कि एक्शन हो, जिसने ऐसा किया उसको सज़ा मिले, करार वाकई सज़ा मिले। और फिर तैनातियों का मामला, अगर अपना काम करने वाले प्रोफेशनल होते, तरबियत याफ्ता होते, तरबियत याफ्ता लोगों की तैनाती हो जाती तो ये केसेस रिपोर्ट ना होते। अब जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए है। हम क्यों बार बार रोएं? हम उन बच्चों के प्यारे क्यों बार बार रोएं? इंसाफ के लिए लोग क्यों बार बार यहाँ भटकते फिरे, रुलते फिरे? ऐसा अब नहीं होना चाहिए। तो जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक गैर तरबियत याफ्ता लोगों को हटाया नहीं जाएगा और उन लोगों को उनके मकाम तक पहुंचाया नहीं जाएगा, मीडिया अपना काम करेगा, समा अपना काम करेगा, नया दिन अपना काम करेगा। बिल्कुल। और जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नशवा या सिर्फ एहसन या सिर्फ एक अस्पताल या सिर्फ ये एक मामला नहीं है, कोई एक केस नहीं है। हम निज़ाम की बात करेंगे, निज़ाम कैसे बेहतर करना है। अगर किसी शख्स ने अपनी गलती तस्लीम कर भी ली है तो वो गलती सरजद हुई तो हुई क्यों? ये जो लंबी लंबी ड्यूटीज़ होती हैं अस्पतालों में, जो पैरामेडिक स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनकी कमी हो या मसला कुछ और हो, ये मसले होते क्यों हैं? ये मसले जन्म क्यों लेते हैं? और एक बाप फिर क्यों तड़पता है, एक माँ फिर क्यों बिलखती है? ये सब तब ठीक होगा, ये आंसू तब थमेंगे जब ये निज़ाम बेहतर होगा। और निज़ाम जिसने बेहतर करना है वो क्या कर रहा है, यानी हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमारा इंतज़ामिया, हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है, सब पर आज हमने बात करनी है। लेकिन नया दिन आज आपके लिए ला रहा है क्या, पहले वो जानिए। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ अहले इलाके का ड्रामा बेनकाब। माशुखेल में हेड मास्टर ने कतरे मुजरे सेहत होने की अफवाह उड़ा दी, सच साबित करने के लिए ड्रामा रचाया। सोशल मीडिया ने मकार शख्स का पोल खोल दिया। अब मफरूज अफराद अटेंडेंट को अपनी जरूरत से आगाह कर सकेंगे। रावलपिंडी की होनहार तालिबा कशमाला ने मुनफरद डिवाइस तैयार कर ली। कंप्यूटर से मुंसलिक डिवाइस सिर्फ हाथ की नकलो हरकत से मैसेज डिलीवर करेगी। और बासलाहियत नौजवान के अल्फाज ही उसकी आंखें बन गए। रैप मौसीकी के जरिए स्कूल की कहानी बयान करता कराची का ब्लाइंड रैपर खालिद अनवर बड़ा नाम कमाने के लिए पुरअज़्म है। नया दिन में यूं तो बहुत से मामलात हैं जिनका हमें जिक्र करना है, लेकिन सबसे पहले नशवा का जिक्र करेंगे। कराची का निजी अस्पताल, यहाँ पर गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक होने वाली 9 माह की नशवा, इसको आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। और नन्ही नशवा, इसके हवाले से सोशल मीडिया पर भी कंपेन लॉन्च हुई। सोशल मीडिया आवाज़ बना नशवा की, क्योंकि हम जिस तरह पहले भी जिक्र करें, इट्स नॉट अबाउट नशवा, इट्स नॉट अबाउट हॉस्पिटल, इट्स अबाउट द सिस्टम जो जान लेता है। इट्स अबाउट सिस्टम
जो कि आपको रुलाता है, इट्स अबाउट सिस्टम जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। लेकिन चूंकि मामला तदफीन का था, वक्त तदफीन का था, तो उस वक्त किस कर्ब से गुजरे उस बच्ची के वालिद, उस वक्त वहां पर हुआ क्या, आपको पहले दिखा देते हैं। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। जैसे मैंने कल अपनी बहन को किया था और अब फिर करूंगी। फिर ये उठ जाएगी? हाँ। 9 माह की नन्ही निशवा को उसकी बहनें इसीलिए बार बार चूम रही हैं कि शायद वो उठ जाए। आप खड़ी हो ना पीछे। 6 अप्रैल ये वो बदकिस्मत दिन था जब कैसर अपनी नन्ही जुड़वा बच्चियों को गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल लाया। बच्चे तो ठीक हो गए थे, लेकिन 7 अप्रैल को डिस्चार्ज से कुछ देर पहले निशवा को एक इंजेक्शन दिया गया। जो इंजेक्शन ट्रिप में लगना था, वो इंजेक्शन डायरेक्ट बच्ची के जिस्म में लगा दिया गया। ये नन्हा भूल इसी अस्पताल में 9 दिन तक मौत से लड़ता रहा। 15 अप्रैल की सुबह नेशनल स्टेडियम के करीब निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कभी फिट्स ने इस 9 माह की बच्ची को दर्द पहुंचाया, तो कभी कोई और तकलीफ हुई। आखिर 16 दिन तक मौत से लड़ते लड़ते ये नन्ही जान जिंदगी की बाजी हार गई। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ला जाए यार। माँ अपनी लखते जिगर को हाथों में थामे घर लाई। मासूम की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर में ही अदा की गई। पहलवान गोट कब्रिस्तान में निशवा को खाक के सुपुर्द कर दिया गया। आखिर इस अस्पताल में लाया ही क्यों? बाप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर बेटी की कब्र पर हाथ जोड़े ज़ारो कतार रोता रहा। तो क्या कुछ इस सिलसिले में किया जा रहा है? क्या कुछ सोचा गया है? कोई एक्शन लिया गया है? इसी सब पर बात करेंगे। सरबराह सिंध हेल्थ केयर कमीशन यूनिट डॉक्टर मिनहाज अहमद किदवाई हमारे साथ हैं। खुशामदीद नया दिन में। ये फरमाइएगा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या काम करता है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिंध प्रोविंस में, और इसका काम बेसिकली क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना और क्वैकरी का खात्मा, ये 2 काम बेसिकली हैं इसके। डॉक्टर साहब, काम तो इसका क्या है वो आपने हमें बता दिया। अब ये बताइए, ये हमें नज़र कैसे आएगा? आप मुतमईन हैं अपने काम से? देखिए, सिंध हेल्थ केयर कमीशन का क़याम अभी अमल में आया है। 2018 में लॉन्च किया हमने इसको। हालांकि बिल 2014 में पास हुआ था, मगर कुछ वजूहात की बिना पर ये फंक्शन नहीं हो सका और फरवरी 2018 में लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कलील अरसे में हमने काफ़ी पेशरफ्त की है। इमारत की बुनियाद रखने की ज़रूरत थी सबसे पहले, तो हमने बुनियादें रखी, स्टैंडर्ड्स बनाए, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स बनाए और उसके बाद इदारे को फ़ाल बनाने के लिए अमली कार्रवाई शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो हमने इस अरसे में अचीवमेंट की है वो मैं ख़ुद तारीफ़ तो नहीं करूँगा, मगर ये कि जो हमारे काम हैं वो वाज़ेह हैं कि हमने इस अरसे में तकरीबन 5000 रजिस्ट्रेशंस की हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 50 कंप्लेंट्स थी, उनको हैंडल किया है। तकरीबन 200 क्लिनिक सील की है, 500 को अवार्डिंग इशू की है, 200 से ज़्यादा अस्पतालों को ट्रेनिंग दी है अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अरसे में ये हमने काबिल कार्रवाई। सर आप कहते हैं बुनियादें रखी हैं, आप कहते हैं कि आप मुतमईन हैं सर, लेकिन एक केस ने बुनियादें हिला दी हैं, नशवा केस। सर क्या पेशरफ्त हुई है और अगर नहीं हुई तो क्या हो सकती है? देखिए, निशवा का केस जैसे हमारे सामने आया तो उस रात को पिछले इतवार को मैं ख़ुद गया अस्पताल और मैं वहाँ पर निशवा के वालिद और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को बताया कि हमारा तरीक़ाकार क्या है। और उसके बाद अगले दिन शाम को निशवा के वालिद हमारे पास आए थे कंप्लेन दाखिल करने के लिए, क्योंकि जब तक कि हमारे पास कोई कंप्लेंट कहीं से रिसीव नहीं होगी हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं अपने एक्ट के और क़ानून के रेगुलेशन मुताबिक। तो निशवा के वालिदैन उन्होंने कंप्लेन दाखिल की। उसके बाद हमने अस्पताल की इंतज़ामिया को बुलाया
और साथ साथ में उनकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन थी हमारे पास प्रोविजनल लाइसेंस के हवाले से, तो उनको हमने कहा कि प्रोविजनल लाइसेंसिंग जो है ना वो आप एप्लीकेशन दाखिल करें। तो प्रोविजनल लाइसेंसिंग की जब एप्लीकेशन आ गई उनकी, तो हमने एक उनका इंस्पेक्शन किया उनकी कंप्लेंट के हवाले से और एक इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन दी प्रोविजनल लाइसेंस। तो 2 इंस्पेक्शन हमने इस अरसे में कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हस्पताल की जो इंतज़ामिया थी उनकी हेयरिंग हमने की, जो भी मुताल्लिक़ा अफराद थे। तो अब उस हेयरिंग के और इंस्पेक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारा मरहला है वो रिपोर्ट कंपाइलेशन का है। तो रिपोर्ट हमारी भी कंपाइल हो रही है और इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम अपनी रिपोर्ट फाइनल करके प्रेजेंट कर देंगे। सर, क्या अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा? देखिए, अस्पताल बंद करना जो है ना वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि तकरीबन 3 लाख अफराद उस इलाके में मौजूद हैं जो कि सिर्फ़ एक अस्पताल से उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि अस्पताल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ गैप्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर अस्पताल की इंतज़ामिया को मदद की जाए कि अपने गैप्स कम करके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें और जो लोग गलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। और साथ में एक पेनल्टी जो हमारे एक्ट के मुताबिक हमें एक अथॉरिटी है, हम वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। तो मुताल्लिक़ा अफराद की ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई और पेनल्टी, ये हमारा जो है वो फोकस होगा। ठीक है, ये तो आपने हमें बता दिया। अब ज़रा ये बताइए, जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो किसी किस्म का दबाव होता है आप पर? कुछ इस किस्म की बात होती है कि फ़ला अस्पताल को कुछ ना कहना, उनकी गलतियाँ रिपोर्ट ना करना, कहीं उनके अगेंस्ट एक्शन ना हो जाए? हम पर किसी किस्म का ऐसा दबाव अगर होगा भी तो हम उसको सस्टेन करते हैं, क्योंकि चीज़ ये है कि हमारा काम एज रेगुलेटरी अथॉरिटी है और हमें फैसिलिटेट करना है हेल्थ डिपार्टमेंट को और मुतल्लिक़ा इदारों को, और साथ में आवाम की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर करना है। तो दबाव ज़रूर होता है हवाले से, हमारे मुख्तलिफ हवालों से, मगर हम उस दबाव को हमेशा सस्टेन करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल भर में हमने कई क्लिनिक सील किए हैं, उसके साथ साथ ये भी मरहला है। तो दबाव अपनी जगह होते हैं, मगर हम उनको रेजिस्ट कर रहे हैं और सस्टेन करते हैं, इंशाल्लाह सस्टेन करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये दबाव झेलना आसान लगता है, लेकिन एक मासूम बच्ची का कर्ब देखना मुश्किल, या जो नशवा है उनके वालिद के आंसू देखना ज़्यादा मुश्किल। बहुत ख़बरें आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, वीडियोज़ आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, ये झेलना आपके लिए आसान था? मैं भी एक बाप हूँ और ज़ाहिर बात है एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि खुदा न खास्ता कर मेरा बच्चा होता तो ज़ाहिर बात है मैं भी उसमें जो है ना वो यही मेरी फीलिंग्स होती, तो मैं उनके गम में साथ का शरीक हूँ इस हवाले से। और हम जो भी हमारे एंड पे चीज़ें हैं वो हम करेंगे, ताकि उनका बच्चा तो वापस नहीं मिल सकता उनको एज सच, मगर फिर भी हम उनके साथ साथ खड़े हैं। और असल चीज़ ये है कि हम मिल के अस्पतालों के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करें और साथ में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिनहाज अहमद क़िदवाई, सरबराह सिंध हेल्थ केयर कमीशन, हमारे साथ थे। आप कह रहे थे इस मामले के ऊपर आपने इंस्पेक्शन भी की है, कोई दबाव होगा तो आप खातिर में नहीं लाएंगे, प्रॉपर एक्शन हो इसके लिए आप हर हद तक कोशिश करेंगे। एक बात जो आपने और कही वो ये कि जिस किसी ने भी नशवा की हालत देखी, उनके वालिद को रोते हुए देखा, इस मासूम सी बच्ची का जनाजा उठते देखा, वो ये सब कुछ झेल नहीं सकता, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो माशरे में कोई शख्स ऐसा नहीं है, मुल्क में इस वक्त कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस खबर को, इस मासूम बच्ची को, इसके घर वालों के दुख को, गम को बर्दाश्त कर पाए। बिल्कुल किरण, और कैसर एक पढ़ा लिखा शख्स और वो परेशान है, एक बाप परेशान है और वो शायद ज़िंदगी भर ये सोचता रहेगा कि काश मैं इस अस्पताल में बेटी को ना ले जाता, अपने बच्चों को ना ले जाता। लेकिन यहाँ पर हम ये भी सोचते हैं कि किरण, अक्सर हम अस्पताल जाते हैं, हमारे बच्चे हों या घर का कोई फैमिली मेंबर वहाँ पर अगर एडमिट हो, तो हमें तो मालूम ही नहीं होता कौन सा इंजेक्शन दिया जाए। डॉक्टर की जिम्मेदारी, जो इंजेक्शन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप बताएं कि अब वो इंजेक्शन लगना कैसे है। उस पैरामेडिक स्टाफ को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इंजेक्शन गलत नहीं था, इंजेक्शन लगाया गलत, यानी अगर वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप में लगना था, एकदम जिस्म में कैसे उतार दिया, तो उससे ये सारा मामला ऐसे हो। और जो पेरेंट्स प्रिस्क्रिप्शन देखे बगैर दवा नहीं देते बच्चे को, यहाँ आके तो वो भी फेल हो जाते हैं। यहाँ वो क्या कर सकते हैं इस सारे मामले के ऊपर, जहाँ सोशल मीडिया पर अच्छी खासी कैंपेन्स भी चल रही हैं। एक एहतजाज भी उस अस्पताल के सामने हुआ कि इसको बंद करें या ताला लगाएं, ये लोगों की जानें ले रहा है, ये मौत बांट रहा है लोगों को। तो दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अस्पताल को बंद करना ये कोई हल नहीं है। तो एक मामला ये हो गया,
और दूसरा मामला ये कि क्या ये कोई हल है कि हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए? इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान हमारे साथ हैं। आलमगीर खान, एक छोटी सी बच्ची गफलत की भेंट चढ़ गई अस्पताल इंतज़ामिया की और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त। अब अस्पताल इंतज़ामिया को नोटिस जारी करना या अस्पताल को बंद करना, एक तो ये बताइएगा कि उसके ऊपर आप क्या कहेंगे जिस तरह से नशवा की जान चली गई मासूम बच्ची की। दूसरे ये कि अब जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, अब जो कहा जा रहा है कि अस्पताल बंद कर दो, इन दोनों मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये कि अस्पताल बंद होना क्या इससे मसला हल होना है? मैं ये समझता हूँ कि जो जिम्मेवारान है इसके, अच्छा अभी तक ये तयन भी नहीं हो रहा कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो PMDC और सिंध हेल्थ केयर से मदद मांग रही है कि आप इसमें मदद करें कि जिम्मेवारों का तयन हो सके, क्योंकि जो कैसर साहब है, जो विक्टिम है, उन्होंने कोई 10 लोगों के नाम दिए इनको। तो इन जिम्मेवारान के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि मिसाल बने ये लोग। और इस हॉस्पिटल की, क्योंकि एक चीज समझे कि ये पहला वाकया नहीं, अगर आप कहें ना कि गलती हो गई तो गलती एक बार हो सकती है, चले गलती 2 बार हो सकती है, लेकिन इस लेवल के कंप्लेनेंट्स यहाँ मौजूद हैं। कोई 50 कंप्लेनेंट्स एहतजाज के लिए आ जाते हैं, किसी के वालिद का मसला, किसी के बेटे का, बेटी का मसला, और ये जो पैरामेडिकल स्टाफ था, ये इनका काम ही नहीं था जो है इंजेक्शन या कोई भी उधर, ये सारे नॉन प्रोफेशनल लोग थे। नहीं, आलमगीर साहब कैसे नॉन प्रोफेशनल थे? पैरामेडिक स्टाफ ने तो इंजेक्शन लगाना होता है, यही तो हो रहा है अस्पतालों में। नहीं, मुझे बताया गया, जो मैं मीडिया के जरिए रिपोर्ट मैंने देखी, कि एक जो है वो दाई थी, मतलब उसका ये काम नहीं था कि वो ड्रिप लगाए या उनको जो है ट्रीटमेंट करे, और एक साहब जो है वो शायद कुछ दिन पहले ही आए, उनका भी ये काम नहीं था कि वो जो है इंजेक्शन या कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह करे, उनका काम कुछ और था और सौंपा कुछ और काम। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से कहूँ कि अगर तो कोई ये समझ रहा है कि ये मीडिया की हेडलाइंस है 1-2 दिन की और ये इशू दब जाएगा, एटलीस्ट मैं आपको ये अश्योर करूं और पब्लिक को ये कहूं और ये विक्टिम्स को कहूं, मैं इस इशू को दबने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। सर बिल्कुल, हमने देखा कि फिक्सेट बड़ा मोबिलाइज किया उन्होंने इस मामले को, एहतजाज भी किए सर, लेकिन सोशल मीडिया पर ही थोड़ा रिएक्शन भी आया है। वो ये कहते हैं, जो सोशल मीडिया सारिफीन है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्सेट, विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोटेस्ट, कि ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़्यादा इसमें शिद्दत है क्योंकि जो दारुल सेहत या जो अस्पताल जिनके जो मालिक हैं उनकी एफिलिएशन है आपके राइवल जमात से, कोई और प्राइवेट अस्पताल, उसके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं होता? ये तो हर अस्पताल में ऐसा हो रहा है, वाकयात रिपोर्ट होते हैं, तो बाकी अस्पताल क्यों नहीं? देखिए, ये सबसे अहम बात है। मैं इसीलिए एक बार भी अपने जो राइवल शख्स हैं, हालांकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे इलेक्शन के बाद, और मैं उनको बड़ा एक अच्छा, बहुत ही अच्छा आदमी, अच्छा इंसान भी समझता हूँ, मैं उनका एक बार भी नाम नहीं लिया ताकि कोई ये मैसेज ना जाए। और मैं इस पूरे इशू पे कोशिश ही ये रही कि ये मैसेज ना जाए कि कोई सियासत की जा रही है या किसी सियासी जमात के खिलाफ ये कैंपेन हो रही है। मैं फिर से कहूँ, मैं आज भी इस चीज़ पे खड़ा हूँ कि ये जो हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर, ये गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, ये वेलफेयर सेक्टर्स हैं। इस पर जब बिजनेस आएगा, बिजनेस बनेगा, तो उन्होंने अपने बिजनेस को फरोख देने के लिए, उनको बिजनेसेस को इंसानी जान, इंसानी खिदमत से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने पैसा बनाना है। तो ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। आज हेल्थ सेक्टर में 100 अरब से ऊपर जो है वो पैसा मुख्तस किया गया है बजट में। कहाँ है ये हॉस्पिटल, जरा दिखाएं तो सही। एक जिना हॉस्पिटल में NIBD के अलावा जो NGOs की मदद से बनाया, उसके अलावा है क्या पूरे सिंध में? कराची में मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, या मेरे हलके में 2 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एक 50 बेड का, एक 400 बेड का है। नीपा के साथ 400 बेड का हॉस्पिटल है जो कि 2019 में कंप्लीट होना था, 2021 तक चले गया है वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तरजीहात नहीं है यहाँ। अभी इतने बड़े वाकयात हुए, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने, पीचो साहिबा ने एक बयान तक नहीं दिया। जाना ये तो दूर की बात, इस इशू का नोटिस लेना तो दूर की बात,
उनका इंटरेस्ट नहीं है, तरजीहात में नहीं है ये चीज़ें। तो मैं फिर से कहूँ, मैं इन वाक़यात को एक मिसाल के तौर पे हम पेश करेंगे, मरने नहीं देंगे इस इशू को, और इन जिम्मेदारान के खिलाफ एहतजाज रखेंगे। अच्छा आलमगीर खान साहब, तरजीहात नहीं है इन लोगों की, इसीलिए सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये बात तो हो गई। तरजीहात क्यों नहीं है इस पर भी बात करेंगे, और एक और वाकया, एक और खबर मैं आपके सामने रखती हूँ, उसके ऊपर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। पहले ज़रा ये खबर आप भी जान लीजिए, ये मामला आप भी जान लीजिए। उस बच्ची की बात कर लेते हैं, उस लड़की की बात कर लेते हैं जो अस्पताल के अमले की गफलत और सफाकी का निशाना बनी और इसी के बाद के मुँह में चली गई। कराची का इलाका कोरंगी, यहाँ एक अस्पताल में 26 साल अस्मत ये इलाज के लिए आई और जान गंवा बैठी। इस मामले में पहले पुलिस ने तहकीकात के बजाय वालिदैन को धमकियां दी, ताहम वालिदैन के अदम इत्मीनान की वजह से केस अवामी कॉलोनी से इब्राहिम हैदरी थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। अस्पताल का जो डॉक्टर है वो ताहाल फरार है। मुल्जिमान को अदालत में पेश भी किया गया तो अदालत ने उन्हें रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। अस्मत की वालिदा, उनका ये मौक़िफ़ था कि अदालत में जब मुल्जिमान को देखा तो उनके चेहरों पर कोई नदामत नहीं थी, ऊपर से नीचे तक सारा अमला मिला हुआ, ऐसा भी उन्होंने कहा। वो ये भी कहती हैं कि मैं मुकदमा लड़ूंगी चाहे इसके लिए मुझे अपना घर बेचना पड़े। और अगर गिरफ्तार मुल्जिमान की बात की जाए, यानी आमिर, शाहजेब और वली मोहम्मद, इनके DNA का फैसला कर लिया गया, लेकिन अब तक सैंपल नहीं भेजे गए। मुल्जिमान का मेडिकल करवाया गया जिसकी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। तो ये है वो खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इस वक्त हमें इस्मत की खाला फरीदा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम बात करेंगे इस वाक़े से मुताल्लिक। लेकिन आलमगीर साहब, पहले मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊँगा। ये ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, ये एक और ऐसा वाक़या जिसने हिला के रख दिया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं और उनको एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। एक तो ये इंतहाई तकलीफ दे, अफसोसनाक था। मैं आज ही मेरी जो टीम है वो इन विक्टिम के इंशाल्लाह घर जाएंगे, इनसे मिलेंगे और इनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो पीछे ना हटे और जो मदद हम कर सके कराची के बेटे, कराची के नौजवान आपके लिए, वो हमें बताएं। और मैं ये अहम इसलिए है कि ये सरकारी अस्पताल है, ये अहम इसलिए है कि ये हमारे टैक्स के पैसों पे चलता है, और ये अहम इसलिए है कि ये तो पहली बार मीडिया की नज़र में आ गया। इससे पहले इतने ऐसे कैसे वाक़यात हुए होंगे? इन लोगों के हाथ आज़ाद कैसे हुए कि ये इस लेवल की घिनौनी क्राइम करते हैं? इससे पहले कितने वाक़यात ऐसे हुए होंगे? ये फिर से मैं कहूँ, अथॉरिटीज़ का उनकी मिसमैनेजमेंट, उनका फेलियर है ये कि वो अस्पताल में लोग इस तरह आज़ादाना क्राइम कर सकते हैं। ये पूरे स्टाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई को हम यकीनी बनाएंगे। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि इश्यूज़ तभी नोटिस लिया जाता है, तभी CM के विज़िट होते हैं, तभी बयानात आते हैं जब आप जैसे मीडिया चैनल उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। इंशाल्लाह इसको हम मरने नहीं देंगे, इस इशू को, जब तक कोई हतमी नताइज नहीं निकलते। आप आलमगीर साहब, मेरे ख्याल से आप भी ये सुनना चाहेंगे इनकी बात, जो इस्मत की खाला है फरीदा हमारे साथ हैं, इनसे वाक़या भी पूछ लेते हैं कि हुआ क्या था और अब हो क्या रहा है। आप हमें बताएंगी उस रोज़ क्या हुआ था? उस रोज़ ये हुआ था कि इस्मत 11 बजे के दरमियान घर से निकली थी हॉस्पिटल के लिए। उसके दांत में दर्द था, 1 साल पहले उसने दांत निकालती थी, लेकिन उसमें हल्का हल्का सा दर्द और पस आ गया था, तो वो दवाई ले रही थी तो उसको फ़र्क था, तो ये दोबारा चेकअप के लिए गई थी। इसी हॉस्पिटल जाते थे? नहीं, उसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल, लेकिन ये थोड़ा सा उसको करीब पड़ता था, ठीक है ना। ये वहाँ पे गई और उस 11 बजे के दरमियान निकली, और उसके बाद 1:30 बज गए। नमाज़ पढ़ के इसकी वालदा फारूक हुई तो उसको फिक्र हुई, उसने कहा अभी तक ये वापस नहीं है, तो उसने फ़ोन किया तो उसकी फ़ोन की बेल जा रही थी, लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। फिर उसने दोबारा किया तो दोबारा एक शाहज़ब नामी लड़के ने फ़ोन अटेंड किया और उन्होंने ये कहा कि खाला इस्मत की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी पहुँचे जिना हॉस्पिटल। वो भागम में ऑटो उसने लिया और वो क्रासन तक, इब्राहिम हैदरी से क्रासन तक पहुँची। तो दूसरी कॉल आई कि आप कहाँ पर हो आंटी, आप कोरंगी आ जाओ। जब वो कोरंगी हॉस्पिटल के दरवाजे पे पहुंची तो उन्होंने कहा कि तीसरी कॉल आई, तो उन्होंने कहा आप कहाँ पर हो? तो उन्होंने कहा मैं कोरंगी के हॉस्पिटल के गेट पे हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप जिन्ना आ जाए। तो उन्होंने कहा क्या मजाक बनाया हुआ, कभी इधर जाऊँ कभी इधर जाऊँ। मेरी बेटी जब यहाँ आई है, मुझे मैं यहाँ से पहले तो तस्दीक कर लूँ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। वो यूँ करते हुए अंदर गई तो हॉस्पिटल में अच्छा खासा सन्नाटा था। वो तकरीबन 2:30 और 2:45 का टाइम था, ठीक है। जब वो अंदर गए तो उसने पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढा तो उसको 3 ही बंदे नजर आए, वली,
शाहजेब और डॉक्टर शकील, ये इसको देख के भागे। ये इसको देखकर भागे तो उन्होंने डॉक्टर शकील को पकड़ा। उसने कहा मेरी बेटी का, तो उन्होंने कहा मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो वो वहाँ पे उसकी एक असिस्टेंट खड़ी थी, उसने सिस्टर को वहाँ बिठाया और उसको उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो दौड़ के उसको उसने रूम का इशारा किया कि वहाँ, तो वो एक कोने में स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, वो उस पर पड़ी हुई थी, ठीक है ना, मुर्दा हालत में। अब आप खुद समझदार है कि एक माँ ने जवान बेटी को हंसते खेलते बेचा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। जब वो दोबारा जब वापस आई तो वो लड़की भी गायब थी वहाँ से, और बाजी वहाँ पे अकेली थी, चीख पुकार कर रही थी, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं था। तकरीबन उन्होंने कॉल मुझे की और मैं फ़ौरन वहाँ पे 4 बजे पहुँची। तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल पे कोई अमला नहीं था और पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस कैसी आई कैसे नहीं आई वो मैं नहीं जानती, ठीक है। आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलाया था? नहीं, हमने नहीं, क्योंकि हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। अब तक जो पुलिस ने कुछ आप लोगों का साथ दिया है आप लोगों के लिए? अवामी थाने वाली जो पुलिस आई थी, हम उससे मुतमिन नहीं थे। हमने अपने हुदूद में केस ट्रांसफ़र करवाया है, तो वो उसका रिजल्ट अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो पूरी तफ्तीश करे। जब हमने उसके मेन मसला ये था, जब ये कुछ हो गया तो डॉक्टरों का काम था कि वहाँ पे रहना या हमें मतलब फौरन बुलाना, लेकिन वो सब गायब हो गए और उन्होंने गलत क्यों गाइड किया, इधर जाओ उधर जाओ। सही, ये मामला है। मैं दोनों मामले पर बात करना चाहूँ। एक जो मेडिकल रिपोर्ट, उससे मुतालिक आप क्या बता सकेंगे, मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया? दूसरा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई किया है गिरफ्तारी के अलावा? ये जब से हमारे अपने हुदूद में केस ट्रांसफ़र करवाया, गिरफ्तारियाँ तो हुई है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि पहले उन्होंने जो गिरफ्तारियाँ की थी और रिमांड लिए थे तो उनको फिर जेल में। और मेडिकल रिपोर्ट अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई। वो जो भी है, जो आप मीडिया पे देख रहे हैं, तो वो तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनना कि ये हेडलाइंस हमने चलाई क्या, क्योंकि रिपोर्ट ना तो हमें उन्होंने दी है और ना हम पढ़ सकते हैं। ये बताइएगा कि जो अस्मत है, ये बच्ची क्या वहीं पे काम करती थी, क्या करती थी? कुछ ऐसा भी हमने सुना। 1 साल पहले वो काम करती थी इंडस इदारे के थ्रू, ठीक है ना। हम गांव चले गए। मेरी बांजी का अगले साल 2018 में 8 फरवरी को इंतकाल हुआ। वो गांव से यहाँ आई थी, ठीक है ना। तो हम इसकी मैयत लेके हम अपने गाँव गए। हमें वहाँ पर 8-9 दिन लगे। जब वापस आए तो उनका ट्रांसफ़र इस हॉस्पिटल किया गया। जब इससे पहले तो वो ट्रांसफ़र में राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर है, ठीक है ना। वहाँ किया गया तो उसने 1-2 दिन काम किया तो उसको उन्होंने कहा कि डॉक्टर शकील मुझे कहता है कि आप मेरे अंडर काम करें, मैं इसके अंडर काम नहीं करूँगी। अच्छा, यानी ये पहले से शिकायत थी उनको डॉक्टर शकील से मुताल्लिक कि वो कोई मसला है? जी, उन्होंने पहले कहा था कि मैं आपके अंडर काम नहीं करूँगी, और उसका वो माहौल, उसने कहा मुझे, वो हर बात शेयर करती थी। उन्होंने कहा खाला मुझे इनके साथ काम नहीं करना। तो अगर ये मामला इस तरह का था तो उस अस्पताल में किस तरह वो चली गई, डॉक्टर शकील के पास क्यों चली गई फिर, और रिपोर्ट क्यों नहीं किया ये सारा मामला? पहले रिपोर्ट किया उन्होंने डॉक्टर रोबिया को रिपोर्ट की कि मैडम मुझे दोबारा यहाँ बुलाया जाए, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, या आप मेरा रिजाइन ले लें। नहीं, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर ये मसला था तो इलाज की ही गर्ज से, लेकिन डॉक्टर शकील के पास क्यों गई? डॉक्टर शकील के पास नहीं गई थी। वो तो दांत के दर्द के आम, डॉक्टर शकील तो दांत के दर्द का है नहीं, वो तो टीवी पिक्चर पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कंप्लेन की थी मैडम राबिया के साथ, मैडम मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, आप मुझे यहाँ पे दोबारा बुला लें, अगर नहीं बुला सकती तो मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करें, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। लेकिन 1 महीने के बाद उसने काम छोड़ दिया। उन्होंने, हम घर वालों से बात की, मैंने उसको खुद कहा कि बेटा जब आपको टाइम पे इधर उधर बेइज्जती की जा रही है या आप उसके साथ काम नहीं करना चाहते, मैंने कहा रिज़ाइन दे दे, और उसको रिज़ाइन दिए हुए भी 1 साल हो गया। जहाँ से बॉडी मिली, यानी जहाँ पे वालिदा को बुलाया गया, ये वही हॉस्पिटल जहाँ पर वो खुद गई थी इलाज के लिए? जी, यानी वहीं पर डॉक्टर शकील थे, वहीं पर वली, वहीं पर शाहजेब थे। तो वली और शाहजेब को पहले से जानती थी वो? जी, क्योंकि वो उसका स्टाफ था, इंडस का स्टाफ था वो। अच्छा जी। और वली और शाहजेब से मुतालिक पहले कभी जिक्र किया उनसे कोई शिकायत? सिर्फ डॉक्टर शकील से शिकायत थी? ठीक है, आपने हमें इस बारे में बताया। आलमगीर साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये कि अब कम से कम ये मुतमईन है कि इनके इलाके की पुलिस इस सिलसिले में मुतहर्रिक है। दूसरे ये कि एक अस्पताल में इतना कुछ हो गया और पुलिस भी पहुंच गई। ऐसे फ़ोन करो तो वो लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, शिकायत करने वाले की शिकायत करने से पहले पहुंच गए। ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस का एक तो फौरी एक्शन लेना जो ऑपरेशनल साइड है, फिर जो इन्वेस्टिगेशन साइड है, असल तो वहाँ केस ने कमज़ोर और मजबूत होना है। अब वहाँ देखा जाएगा कि कितना पैसा चलता है, किसका जोर ताकत चलती है, किसका दबाव असर रसूख चलता है।
तो मैं फिर से कहूँ, मैं आज इंशाल्लाह इन विक्टिम से हमारी टीम मिलेगी। इनको जो लीगल सपोर्ट होगी, जो मॉरल या जो इनके लिए अगर सड़कों पे कोई सपोर्ट बनानी होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे। और फिर से मैं कहूँ कि पुलिस का किरदार अहम है। जिस तरह ये दारुल सेहत वाले वाक़े में पुलिस ने दबाव करना चाहा, वहाँ विक्टिम्स को जो है वो डराना चाहा या उनको कमज़ोर करना चाहा, तो यहाँ भी अभी इन्वेस्टिगेशन साइड पे केस की असल जान जो है वो बनेगी। और मैं अगेन ये कहूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट अभी तक कोई हेल्थ केयर रिलेटेड कोई हमें कोई सीरियसनेस या कोई नोटिस नहीं नज़र आया इस वाक़ये पर। और ये ज़्यादा तकलीफ दे है कि उसको एक तो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद कत्ल किया गया। और मैं अगेन ये कहूँ कि मैं तो इनकी हेल्थ की तरजीहात पहले थी नहीं, और जिसकी वजह से यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है अब इन अस्पतालों में। ठीक है, आलमगीर साहब बता रहे हैं इस सिलसिले में आपका ओपिनियन क्या था, ये फरमाइएगा। कोई अपील जो आप हुकूमत से करना चाहें, नया दिन के प्लेटफॉर्म से, समा के प्लेटफॉर्म से, आपकी बात आगे जाएगी। हमारी यही अपील है कि 11 बजे बच्ची निकली है और 2-2:45 बजे कॉल आई है या हमने की है इतला। इस अरसे में क्या हुआ क्या नहीं, हमें पूरी तफ्सील चाहिए और उसके साथ हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, बहुत। और ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा का निशाना बनाया जाए ताकि ये दूसरी असमत जन्म ना ले, ये आखिरी असमत होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से यही अपील है, हुकूमत से यही अपील है कि अब कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना आए, किसी असमत की, किसी अरिशा की, किसी यासर की तस्वीर मेडिकल के हिसाब से नहीं आए। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन हॉस्पिटल जहाँ पे इंसान उम्मीद करके जाता है कि मैं अपना दर्द छोड़ के अपनी खुशियाँ लेकर आऊँगा, लेकिन वो अपने पूरे ख़ानदान के लिए दर्द और आंसू ना लेकर आए, वो उम्र भर के लिए दर्द और आंसू ना लेकर आए। हर आंख अश्बार है। ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम जिस माशरे का हिस्सा है इसे हमने ठीक कैसे करना है। आलमगीर साहब साथ आप मौजूद है। जिस तरह आपने यकीन दिलाया कि एहतजाज हो तो आप साथ देंगे, जो सपोर्ट चाहिए इन फैमिली को आप साथ देंगे। और वाकई हम उम्मीद करते हैं, नया दिन का प्लेटफॉर्म ये उम्मीद करता है कि ये जो आंसू हैं ये थमे और आइंदा किसी की आंख में आंसू ना हो। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट ना हो कि फिर मेडिकल की बात हो, फिर ऐसे मामलात का जिक्र हो। तो इस उम्मीद के साथ कि वाकई इन वाक़यात को सोचा जाए, समझा जाए, क्या ये दोहराया ना जाए और इस पर सीरियसनेस दिखाई जाए। सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ वादे नहीं, इस पर सीरियसनेस दिखाई जाए। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। हाजिर हैं ब्रेक के बाद और अब नया दिन में करेंगे एक ऐसी डिवाइस की बात जो मफलूज अफराद को सहूलत देगी और वो ज़रूरत से अपनी आगाह कर सकेंगे। हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी की एक होनहार तालिबा कशमाला की। उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट डिवाइस तैयार किया है। कंप्यूटर से ये मुंसलिक हो जाता है, फिर ये सिर्फ हाथ की नक्लो हरकत से ही मरीज़ के अटेंडेंट को मैसेज डिलीवर करेगा। कशमाला के मुताबिक ये डिवाइस मरीज के मसाइल को समझने में बड़ा मुआविन होगा, बहुत मददगार होगा। तो इसी पर बात भी करेंगे। कशमाला में ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। कशमाला, वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं आपसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो डिवाइस आपने बनाई है, जिसको मैं अभी चिप समझ रहा हूँ, क्योंकि वो टू मी इट्स अ चिप एक्चुअली, क्योंकि शायद अपग्रेडेशन की हम बात भी करेंगे आगे चलकर। बट ये एग्जैक्टली आपको तैयारी में कितना वक्त लगा और ये काम कैसे करती है, एक्सप्लेन करें। जी, इसको मुझे एटलीस्ट 2 वीक्स लगे इसको प्रिपेयर करने में। और ये इस तरह काम करती है कि जब पेशेंट जो है वो अपना हैंड मूव करेगा डायरेक्शन में, जैसे राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो मैसेज जो है वो उसके अटेंडेंट के पास जाएगा। इसका मेन फीचर ये है कि आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी वाईफाई मॉड्यूल इंस्टॉल है, तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कशमाला, उस मरीज़ को पहले ये समझाना होगा कि आपकी ये मूवमेंट इस मैसेज को डिलीवर करेगी, ऐसा ही है?
जी, उसे आप बताएंगे कि आपके जैसे राइट साइड में मूव करेंगे तो आपका अटेंडेंट रिक्वायर्ड का मैसेज आएगा, या लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो नीड मेडिसिन, इस तरह आप उसे बता देंगे। तो जब वो मूवमेंट करेगा तो जो अटेंडेंट है उसके पास मैसेज डिलीवर हो जाएगा, उसके मोबाइल में, ब्राउज़र में, किसी भी तरीके से देख लेंगे। अच्छा कशमाला, ये बताइए कि ये किसको आपने परेशान देखा जो आपने इसी का इंतखाब किया कि मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए? आइडिया कैसे आया? मैंने इसमें पहले जो है अपनी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स पढ़ा था इसका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का, उसमें मैंने बनाया था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद जब मैंने इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मेरे पास ये आया कि मैं कुछ मेडिकल्स के लिए कुछ करूं, तो फिर मैंने उसमें ये बनाया। सही। और क्योंकि आपके पास इस वक्त लैपटॉप भी है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें व्यूवर्स को उसकी मूवमेंट के साथ मैसेज किस तरह से आता है, हाउ क्विक इज दैट? जी, इसमें आप देखिए जैसे मैंने अपना हैंड राइट साइड में मूव किया हुआ है तो ये मेरे पास मैसेज जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अब जब मैं अपना हैंड लेफ्ट साइड में मूव करूँगी तो ये दूसरा मैसेज डिलीवर करेगा, और जैसे अपवर्ड मूव करूँगी तो थर्ड मैसेज डिलीवर करेगा। इसमें ये होता है कि आपको मतलब इसका मेन फीचर यही है कि आप जो है इसमें मैंने ये आपको इस वक्त जो मैंने डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर बनाया मैं आपको उसमें विजिबल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसमें देखना चाहें तो आप इसमें सिंपल ब्राउज़र ओपन करेंगे और अपने ब्राउज़र में भी आपको ये विजिबल हो जाएगा। मतलब आपके लिए इसको यूज़ करने के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है कि आप अपने इसका सॉफ्टवेयर डालें या फिर आप इसका एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करें। आप सिंपल अपना ये जो ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम वगैरह, आप इसमें भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि आप उसके लिए डिवाइस तैयार कर दें, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके लिए उसका अटेंडेंट या घर वाले कहें कि तैयार कर दें, तो कितने में तैयार हो सकती है ये कशमाला? ये 5000 प्लस तकरीबन लगता है इसमें। ओके। और मैं जानना ये भी चाह रहा था आपसे कि ऐसे भी तो पेशेंट्स होते हैं जो पैरालाइज पेशेंट्स हैं, यानी वो हाथ मूव ही नहीं कर सकते, बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, या बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट हो सकती है, बहुत ही स्लाइट, तो वो भी इस डिवाइस को यूज कर पाएंगे? कोई ऐसी अपग्रेडेशन हो पाएगी इसमें? इस वक्त जो मैंने इसमें तैयार किया इसमें पेशेंट है वो हैंड मूव कर सकता है। आप देखें तो ज्यादातर जो होते हैं ना पैरालाइज की एक साइड काम कर रही होती है, तो ये उनके लिए बड़ा यूजफुल होगा। जी। और ये सफर यहीं रुक जाएगा? आगे भी आप कुछ बनाना चाहेंगी? आगे भी आप काम करती रहेंगी, या क्या नए आइडियाज है आपके पास? जी, मैं इसमें आगे भी काम करूंगी इंशाल्लाह। इसी को अपग्रेड करने के हवाले से या कुछ नए मेडिकल रिलेटेड आप चीजें बनाएंगी जो कि एक पेशेंट के लिए सहूलत का किरदार अदा करेंगे? मेडिकल रिलेटेड भी बनाऊंगी और इसे अपग्रेड भी करूंगी कि मतलब स्लाइटली मूवमेंट वाले भी इजीली से यूज। और आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली इसके हवाले से, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहीं और पर ऐसा कुछ नहीं तैयार हुआ? ये जो है ना मतलब मेरा जो सिस्टम बना हुआ है ना ये सिंगल है, मतलब आप सिर्फ अपने हैंड में ये करेंगे तो हो जाएगा। इससे पहले जो इसमें काम हुआ है ना वो 2 डिवाइसेस यूज करके मैसेज डिलीवर किया जाता है, जबकि ये जो मैंने बनाया है ये मैंने सिंगल डिवाइस यूज करके मैसेज डिलीवर किया है। थोड़ा और एक्सप्लेन करें, 2 डिवाइस कैसे? देखिए जैसे ये सेंडर है और वो रिसीवर की एक और डिवाइस होती है, वो ये करते हैं कि आप मूव करें फिर वो रिसीवर से जाएगी और फिर वो रिसीवर से फिर आगे किसी के मोबाइल या सॉफ्टवेयर में जाएगी। लेकिन जो ये मैंने बनाया है आपको इसमें कोई अलग से एक और डिवाइस मतलब एक और रिसीवर रखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देगी। ओके, ये एक ही डिवाइस है, डायरेक्टली ट्रांसमिट करेगी, और ये अगर आप इसको अपग्रेड भी करें तो ये और फायदेमंद हो सकता है। और जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई पैरालाइज है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आपकी हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज होती है, तो बाकी दूसरी जो हाफ साइड है वो इसके इस्तेमाल से एक पेशेंट मैसेज डिलीवर कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच कशमाला, आप साथ मौजूद थी और एक्सप्लेन किया इस डिवाइस से मुतालिक नया दिन के नाजरीन को। तो हम जरा बढ़ते हैं आगे और आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इसमें पहली बार मुतय्यन होने वाले नाबीना सिविल जज, इन्होंने 3 माह में शानदार कारकर्दगी दिखाई है और बड़े केसेस हैं जी जो इन्होंने निपटाए हैं। सिविल जज यूसुफ सलीम ने अपने इब्तिदाई 3 महीने में ही 20 केसेस का फैसला सुनाया, तारीख रकम कर दी। यूसुफ सलीम ने बेपनाह दुश्वारियों का सामना किया और इस ओहदे तक का सफ़र तय किया। उनको हाई कोर्ट ने नाबीना होने की वजह से सिविल जजेस के इंटरव्यूज़ में शामिल नहीं किया था। बाद में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस मामले का नोटिस लिया और हाई कोर्ट को यूसुफ सलीम का इंटरव्यू करने का हुक्म दिया था। इंटरव्यू में कामयाबी के बाद यूसुफ सलीम ने 20 जनवरी 2019 को अपने ओहदे का हलफ उठाया। 3 माह में तारीख साज कारकर्दगी का मुजाहरा किया
और 20 फैसले सुनाए, 20 केसेस निपटाए। अच्छा छोड़े किरण, मैं आपको नया ज्योग्राफिया पढ़ाऊं आज। कैसे, क्या? जापान और जर्मनी साथ साथ हैं। ये तो मैं कल से सुन रही हूँ। अच्छा चलें ठीक है, इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक लेते हैं। तो जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद। उमूमन ये कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरनेशनल मीडिया को अच्छा फेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उनसे हो जाती है, जबान चूक जाती है। अरे भाई, अंग्रेजी उनकी बेहतर है, उर्दू में गड़बड़ा जाते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने जमकर खिताब किया। इस कदर खिताब उनका दबंग था कि जो हुकूमती अरकान थे उनकी जानिब से उस सब के बाद खूब शोर शराबा हुआ। आपने हमारा वजीरे खजाना को क्यों निकाला? बताए तो सही। निकाल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीरे खजाना। अगर आप कहते थे कि जो नुकसान हुआ वो हमारी वजह से, जो कर्ज लिया गलत लिया, जो खर्च किया गलत खर्च किया गया, तो फिर आप अपने ही वजीर से पूछे, कर्ज लिया गया तो उसने कर्ज लिया, अगर खर्च किया गया तो उसने खर्च किया। बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? अफरीदी को क्यों निकाला? सरवरों कियानी को क्यों निकाला? वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती। इनको बड़ा देर एतराज आया कि ये सिलेक्टेड कलाम्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वाले वजीरों को फारिग करना पड़ेगा। ऐसे को देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। आप बन के दूसरे आंख से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। थैंक यू। बहुत सवाल किए पार्लियामेंट में, कुछ सवाल तो आपसे भी बनते हैं क्योंकि एक सूबे में आपकी हुकूमत है। जो सवाल आप विफाक से करते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब दे आप सिंध में भी हैं। तो बिलावल साहब जवाब दें कि सिंध में शहद या दूध की नदियां अगर हैं तो कहां हैं? ये भी बताएं, क्या थर के लोगों को साफ पानी, गज़ा, सेहत की सहूलियात फराहम कर दी हैं? 11 साल से मुसलसल आपकी हुकूमत है, मजे खूब उड़ा लिए हैं। कितने मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं? चले मुकम्मल तो छोड़ दीजिए, ऐलान कितनों का किया है यही बता दें। कराची के अस्पतालों में क्या हो रहा है, नशवा हो या अस्मत, ये 2 हालिया वाकयात, कोई जवाब है आपके पास बिलावल साहब? पुलिस मुकाबलों के नाम पर कराची में मावराए अदालत कत्ल आम करने वाले राव अनवार को सजा दिलवाने के लिए कभी आवाज आपने नहीं उठाई। ओमनी ग्रुप और इन पर होने वाली नवाजिशों पर भी आपने कभी लबकुशाई नहीं की। यह भी माना कि जब ओमनी ग्रुप पर नवाजिशें हो रही थीं तो आपने पार्लिमानी सियासत में कदम नहीं रखा था, लेकिन जवाब दे फिर भी आप और आपकी पार्टी ही हैं। आप अक्सर सवाल उठाते हैं कि आपकी वालिदा के कातिलों को नहीं पकड़ा जा रहा, तो जब आपकी जमात की हुकूमत थी तो तब क्या हुआ? ये तमाम सवाल आपको करने चाहिए, अपनी पार्टी से करने चाहिए। सवाल सारे वैलिड है, लेकिन मुझे तो वजीर ट्रांसपोर्ट याद आ रहे हैं। जो हम उनसे सवाल कर रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कहने लगे मुझसे पहले वाले वजीर ने वादा किया होगा, मैं नए वादे करूंगा। तो यहाँ भी नए सवाल ये उठा रहे हैं, फिर अब कुछ सवाल हमको भी करने पड़ते हैं। ये एक शुएब की कोशिश थी, मैंने कोशिश की थी एक वीडियो ढूंढने की ना, वो मुझे फाइनली मिल गई शुएब, अब मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ। नॉक नॉक नॉक, नो ओपनिंग द डोर। और अब जरा हम जो हम कल भी बात कर रहे थे रीजनल इंटीग्रेशन की, जो हम अपने मरासिम दुरुस्त कर रहे हैं और दुरुस्त करेंगे तो ही पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ हैं वो एड्रेस हो पाएंगे। यानी हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा ईरान की। इमरान खान ने सादाबाद महल में सदर हसन रूहानी से मुलाकात की, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन के एलामिये पर भी दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था बलोचिस्तान में पाकिस्तान के 14 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, इस सब पर बात करने के लिए आए हैं। हम भी इनकलाब चाहते हैं, इसी का नाम तो नया पाकिस्तान है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने चाबहार बंदरगाह को ग्वादर पोर्ट से लिंक करने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस मौके पर बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए दोनों सरबराहान का तो बहुत पॉजिटिव था। इमरान खान तो खैर कूल एटीट्यूड में रहते ही हैं, लेकिन दूसरी जानिब से भी मुस्कुराहटों के तबादले थे। और जिस तरह सदर हसन रूहानी उन्होंने ये जिक्र किया कि उनकी ये ख्वाहिश है कि चाबहार और गवादर पोर्ट इसके दरमियान कुछ ऐसा लिंक हो जाए
तो क्या ही बात है। और ये रीजनली इसके बड़े अच्छे असरात होंगे। ज़रा सोचिए तो सही कि क्योंकि इंडियन इन्वेस्ट किया चाबहार में, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है गवादर में, और अगर इतने इश्यूज आपस में हैं और इतने मेगा प्रोजेक्ट्स आपस में लिंक हो जाएंगे तो हालात कितने बेहतर हो जाएंगे, जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो कितने खूबसूरती से एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन चलिए सिर्फ इस विजिट को लेकर जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो क्या राय रखते हैं वो हम शामिल करते हैं। डॉक्टर नौशीन वसी में ज्वाइन करिए, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। जानना चाह रहे हैं आपसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले सऊदी अरब और फिर तुर्की और फिर ईरान, तो इस्लामी ममालिक इन विजिट्स को किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, जिन हालात में पीटीआई की हुकूमत बनी है उस वक्त मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मुख्तलिफ तरीक़ों के चैलेंजेस का सामना है, मुख्तलिफ नौइयत के चैलेंजेस का सामना है, जिसमें इस्लामी दुनिया में बिलखुसूस जो कशीदगी पाई जाती है रीजन की पॉलिटिक्स के हवाले से हमारे बिलखुसूस, और उसमें जो पाकिस्तान का किरदार रहा है और पाकिस्तान को जिस तरह से टारगेट किया जाता रहा है, उसमें ये इंतहाई ज़रूरी था कि दोस्त ममालिक के साथ एक नए सिरे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। चूँकि नई हुकूमत बनी थी, इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इनकी हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई जाए और दोस्त ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाया जाए। बिलखुसूस इस्लामी ममालिक से पाकिस्तान का एक तारीख़ी किरदार रहा है और इस्लामी ममालिक ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बिलखुसूस सऊदी अरब, तुर्की, ईरान हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं। अभी कुछ अरसे से पिछली 2 दहाइयों में बिलखुसूस चूँकि सऊदी अरेबिया और ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट है इन्फ्लुएंस का मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, अफ़गानिस्तान में डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है और उसकी वजह से थोड़ी कशीदगी हमारे और ईरान के ताल्लुकात में भी आ गई थी। तो इमरान खान साहब की कोशिश यही है कि एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए जो मुल्क की इक्वेशन को फ़ायदा पहुंचा सके। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका के साथ आपको मालूम है पाकिस्तान के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार हैं, उनमें काफ़ी कशीदगी भी पाई जाती है। पाकिस्तान को बहुत से इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना है और रीजनल कोऑपरेशन के ज़माने में स्पेशली जो 21वीं सेंचुरी का रीजनलिज़म है उसमें माशी रवाबित बढ़ाने पर खुसूसन ज़ोर है। तो अगर पाकिस्तान लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छी होगी। तो एक तो ये फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर हमें कंपेल कर रहा है कि हम अपने दोस्त ममालिक के साथ बिलखुसूस रीजनल स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। अच्छा डॉक्टर नौशीन, ये फरमाइएगा, कई ममालिक की जानिब से ईरान पर पाबंदियाँ हैं बहुत अरसे से, ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ का दौरा करते हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे देख रहा है, आलमी सतह पर इस सबको, इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, हर ममालिक के लिए अपने बायलैटरल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा अहम होते हैं। पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी रही है कि तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है। स्पेशली ईरान से तो पाकिस्तान के कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजन के हवाले से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और ऐसा होता है कि एक ममालिक के दूसरे मुल्क, कई ममालिक के दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, लेकिन साइड बाय साइड दोस्त ममालिक भी काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर नौशीन वसी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर की बहुत शुक्रिया आप इस सिलसिले में, आपने हमको वक्त दिया हमारे साथ ही। और एक और वीडियो भी वायरल हो रही है किरण, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जापान और जर्मनी जिनकी सरहदें दूर दूर हैं, लेकिन वो वायरल हो रही है कि कैसे उनका जिक्र खान साहब ने कर दिया। हो जाता है यार, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स, इतनी भी कोई बात नहीं होगी। लेकिन जो फेक खबरें हैं उस पर बात जरूर होनी चाहिए। स्लिप ऑफ टंग पर बात ना कीजिए, फेक खबर जो है ना उस पर बात कीजिए, और साथ ये बात भी कीजिए कि फेक खबर शेयर नहीं करनी, वरना बड़ा मसला हो जाता है। कल का दिन कैसा रहा पोलियो के खिलाफ मुहिम से मुताल्लिक, और ये ब्रीद इन ब्रीद आउट इसी का मरहला था, लेकिन लोग कर नहीं सके, एक पैनिक था। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है और ये न किया जाए, इसके लिए एक शख्स ने शरारत की और फिर उसके बाद में देखिए किस किस्म के हालात बनते चले गए। तो अब पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो कुछ पेशावर में हुआ उस पर, और फिर बात करेंगे इसी सब पर। पेशावर में एक जाने पोलियो वायरस के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया हरकत में आई। 6 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हुई। 10 साल उम्र तक के 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर हुआ। दूसरी जानिब एक स्कूल से अफवाह उड़ाई गई कि पोलियो के खतरे मुज़र सेहत हैं। फिर ये साहब बच्चों को अस्पताल ले गए और सेहत खराबी का ड्रामा रचाया। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े, देखो
बच्चों को झूठ की तरबियत देने वाले शख्स का पोल उस वक्त खुला जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगर ये झूठा शख्स बच्चों का उस्ताद है तो सूबाई वज़ारत तालीम के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो जनाब, इंसदाद पोलियो प्रोग्राम, इसको मुतासर करने की कोशिश की गई थी। अब जिस शख्स ने ये ड्रामा किया उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस सब का इम्पैक्ट क्या आया और इस सिलसिले में फिर क्या क्या कुछ करना पड़ा मुतल्लिका लोगों को, महकमे को, वजारत को, ये सब कुछ आज हम आपके सामने रखते हैं। हमने इस सिलसिले में बात करने के लिए अपने 2 मेहमान मौजूद किए। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं बाबर अता, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी प्रोग्राम बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपने आदम को वक्त दे रहे। इसके अलावा इसके जो नफ्सियाती पहलू है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर माजिद हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। पहले बाबर अता साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम, इसको मुतासर करने के लिए पहले भी बहुत कुछ किया जा चुका, कई साजिशें की गई। माशरू खेल में फिर मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर दिया गया। अब ये फरमाइएगा, जो कुछ कल हुआ उस सब के बाद और जो अब तक हो चुका है उस सब के बाद अब नए स्टेप्स क्या हैं जो आप लोग लेने जा रहे हैं ताकि इस किस्म के वाक़यात कम से कम नहीं हो बल्कि ख़त्म हो जाए? किरण, थैंक यू वेरी मच। एक तो शोएब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शोएब जो हैं वो खुद भी हेल्थ रिपोर्टर रह चुके हैं और जब मैं पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम में जॉब करता था तो शोएब यहाँ पे हेल्थ रिपोर्टर थे और हम मिलके इस पे काम करते थे। और इनसे बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं जान सकता कि कितना मुश्किल काम है फील्ड में जाना और एक एक वालिद को कन्विंस करना। और जो इस सारे ड्रामे में, अब मैं इसको ड्रामा कहूँगा, सबसे पहली बात तो ये कि जो मीडिया का किरदार है उस पर भी हल्की सी रोशनी डालनी चाहिए हमें, कि क्योंकि मैं तो आई वॉज इन द मिडल ऑफ इट, कल मेरे साथ ही सब कुछ होता रहा। और एक टीवी चैनल जिसका नाम समा टीवी है, जिसने सिर्फ मेरी और वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही खबर को उठाया, उससे पहले इस पर बात ही नहीं की। मैं एक तो आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ आपकी एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग को, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोगों को शुरू से बू आ रही थी साजिश की इसमें, इसलिए आपने खबर को पिक ही नहीं किया, तो इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। हैरत की बात ये थी कल के सारे वाक़ये में कि पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कैंपेन चल रही है। पाकिस्तान में हम 4 करोड़ बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो भी करोड़ों बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक ज़िले में, फिर उसमें बड़ा बेर में और उसमें माशू खेल में, ये वही स्कूल में ही क्यों रिएक्शन किया वैक्सीन ने जो पिछले कई सालों से जो है वो रिफ्यूज़ल था। उसके बाद जो आपके सामने कल काफ़ी चीज़ें आती रहीं, अब कुछ और वीडियोस भी मेरे पास आई हैं, एक तो आपने दिखा दी, कुछ और वीडियोस हैं वो भी मैं आज दोपहर को शेयर करूंगा, जिसमें कुछ नामी गिरामी उस इलाके की सियासी शख्सियात जो हैं वो साफ नज़र आ रही हैं और लोगों को वरगलाते हुए कि आग लगा दो, इस निज़ाम को आग लगा दो, पोलियो के कतरों के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर दो। ये किस किस्म की जहनीत है, हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम सियासत में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए अब अपने बच्चों को इस्तेमाल करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो लेटें बेडों में जाके और वहाँ पे शोर शराबा करें और फिर इन क्लिपों को सोशल मीडिया पे वायरल करके पूरे शहर में खौफ व हरास फैलाएंगे? फिर मैं एक और टीवी चैनल पे, कल मेरा एक बीपर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस इदारे का, और वहाँ पे जो है मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने ज्वाइन किया था और उन्होंने भी इसी तरह की अजीब व गरीब बात की कि ये पोलियो के कतरे क्या हैं। तो मैंने उनसे उसी वक्त पूछा कि आपकी वज़ीर आज़म और आपकी जो लीडरान थे, जो आयशा रज़ा बैठती थी मेरी सीट पे और सायरा अफजल तार वज़ीर सेहत, उन्होंने क्या पोलियो के लिए काम नहीं किया? और मेरे लिए बहुत और बाबर उसका बड़ा अच्छा जवाब ये होता कि आप उन्हें कहते दोबारा से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने जिसमें आपने कतरे पिए हैं और आपने कतरे पिलाए हैं, कुछ होना होता तो आप कतरे ना पीते। ये बड़ा एक अच्छा वो विजुअल था। उससे पहले बीपर हुआ था मेरा, सही। चले बाद में उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए होंगे, ये हो गए होंगे, लेकिन ये तो आलाकार होते हैं। मैं उस शख्स की बात, मुझे यही ताना दे रहे थे, शोएब मुझे यही ताना दे रहे थे कि आप तहकीकात नहीं कराएंगे, आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा भाई शाम होने दो, आपको दिखा देंगे। सर वो हैरत की तनकीद होती है ना। 250 बच्चे हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जी 250 बच्चे हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आए, 100% क्लियर। यस। और ये हमारे साथ जो है वो साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन है, आप इनसे पूछ लें, 100% डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक है, बच्चे घबराहट का शिकार हैं, वालिदैन घबराए हुए हैं। एक बहुत अजीब पैनिक फैला हुआ था कल शहर में। और कल रात को वो ये जो ड्रामाबाज है
जो सुई गैस का मुलाजिम भी है, ये सरकारी मुलाजिम है, आप सोचें इसको, और ये वहां पे बाहर खड़े होकर, जिस तरह के अस्पताल के बाहर खड़े होकर इस बंदे ने तकरीरें की हैं और फिर अस्पताल के अंदर जो किया है इसने। अब आपके इंटरव्यू से 2 मिनट पहले ही एक और वीडियो इसकी मेरे पास आई है। बाबर साहब मुझे ये बताएं, ये अकेले काम कर रहा था, ये सब कुछ ये शख्स अकेले कर रहा था, ये कैसे मुमकिन है? नहीं किरण, ये तो एक्टर है, किरण ये तो एक्टर है। इसके पीछे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं, वो काशिफ उनका नाम है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके पीछे 2 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो सियासी शख्सियात हैं, वीडियोस आ गई हैं। मैं आज दोपहर को उनकी वीडियो पे गोल दायरा लगवा के, सही आप लोगों से हेल्प मांगूंगा, वो गोल दायरा नहीं लगाना आता मुझे, वो गोल दायरा लगवा के उसको इंशाल्लाह ट्वीट करूंगा जी। सही है बाबर, बिल्कुल मैं यही जिक्र करना चाहता कि ये तो आलाकार होते हैं, इनके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन होते हैं, वो पकड़े जाएं तो फिर ये मामला आइंदा ऐसे रिपोर्टिंग का बिल्कुल साथ रहेगा और भी इस पर बात करेंगे। वैक्सीन को हमेशा पैनिक अटैक, प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। पोलियो वैक्सीन को यूज किया गया इससे पहले इस तरह के कामों के लिए, और आपको अच्छी तरह पता है शोएब, और कई बार ये हुआ इस कैंपेन को सबूताज करने के लिए ऐसा हुआ, और हर साल हम देखते हैं ऐसे वाकया रिपोर्ट होते हैं बिल्कुल। लेकिन आपने इससे पहले जिक्र किया पैनिक अटैक्स का, तो क्योंकि हमारे साथ ही मौजूद है डॉक्टर माजिद माहिर नफ्सियात, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कल का पूरा दिन आपने भी देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें शेयर होना, और फिर अगर बच्चों से आप पूछेंगे और बच्चा कहेगा हाँ जरा सा मसला, और पेरेंट्स को तो डेफिनेटली परेशानी होती है, पेरेंट्स तो फिर भागती हैं अस्पतालों की तरफ सिर्फ एक फेक खबर सुनकर या एक जुमला सुनकर। देखिए, कल के जो वाक़े में जो बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन रही है वो ये कि जब ये जिस भी शख्स ने साजिश की, जिनको पकड़ा गया है, या इनके अलावा भी हो सकता कुछ लोग और पीछे शामिल होंगे, लेकिन जब ये एक क्रिएट हुआ पैनिक, यानी किसी एक जगह पे कहा गया कि बच्चे को कुछ हो रहा है, फिर ये इतनी तेज़ी से वायरल हुआ है कि उस इलाके के सारे स्कूलों के अंदर यही सूरत हाल हो गई, और लोग पेरेंट्स स्कूलों में पहुँचे और बच्चों को लेकर फिर हॉस्पिटल्स में गए। तफसील से मैंने इस पूरी खबर का जब जायज़ा लिया है, एक बच्चा भी नहीं है जिसको कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आया हो। तमाम अस्पतालों ने प्रोलॉन्ग टाइम तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा। अगर ये मास हिस्टीरिया टाइप क्रिएट ना होता तो शायद इन बच्चों को चंद मिनट के बाद भी फारिग किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वो मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, और बदकिस्मती से कुछ बड़े चैनल्स ने इस खबर को तस्दीक किए बगैर ऐसा उठाया कि उस वक्त मेरे पास इतने मैसेजेस, हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं था, मैं अपने ऑफिस में था, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ गए कि कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई है, खुदा ना खास्ता। तो बदकिस्मती सोचिए, अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मुझे खबर इस तरह की मिलेगी तो मेरा रिएक्शन तो बहुत नॉर्मल होगा कि मैं जाके अपने बच्चों को सेव करूँ। लेकिन ये जो बच्चों को इंड्यूस किया गया पैनिक, और उनको कहा गया कि तुमने ये चूँकि पी लिया है कतरा तो पता नहीं अब तुम्हें कुछ हो जाएगा, तो एक बच्चे का जहन में तो बहुत सीधा सा जहन होता है, जैसा आप डालेंगे वैसा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। बच्चे उस पैनिक में हो गए। उस पैनिक के बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपनी हेल्थ की जो अथॉरिटीज़ और जो पोलियो मुहिम चलाते हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी पोलियो की वैक्सीन को इतना अच्छे तरीके से रखा हुआ है, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन रखा हुआ है कि एक बच्चे को भी कोई मामूली सा साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया। और ये बात अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि वो इतना सा वो कुछ नहीं होता उससे, खुद भी पी के उन्होंने दिखा दिया। ये फरमाइएगा, ये तो एक पोलियो का मामला था, ये संजीदा तरीन मामला था। हम इसको कई सालों से देख रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चों को घरों में बंद रखो, फला से सुना, फला से सुना, फला से सुना। ये जो बेसिकली जो शोएब भी आपसे पूछना चाह रहे थे, पेरेंट्स को खुद क्या करना चाहिए। एक खबर आई, उसके बाद उनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने बच्चे को उठाया, भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। बेसिकली बात यह है कि जो हमारा सोशल मीडिया भी जो वायरल हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, एक बेसिक रूल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये बेसिक रूल सोसाइटी का भी है, मज़हब का भी है कि किसी भी खबर को तस्दीक किए बगैर आगे ना फैलाया जाए। जब ये खबर तस्दीक किए बगैर आगे फैलाई जाती है, उसके बाद पेरेंट्स का पैनिक में आ जाना एक कॉमन सी फिनोमेना है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से हेल्थ के मामलात और सियासत के मामलात दो ऐसे मामलात हैं जिसमें हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पे अपने आप को माहिर समझता है और उस पर एक ख़ास सोच पहले से रखता है। इसमें दो चीज़ें और ऐड कर लें, यानी सेहत, मज़हब, सियासत और क्रिकेट, ये चार चीज़ें ऐसी हैं हर पाकिस्तानी पैदाइशी माहिर है, चाहे उसकी इस मामलात में मालूमात सिफर हों, तजर्बा सिफर हो, और फिर उस पर चूंकि वो एक कंक्लूजन पहले से दिमाग में रखता है तो उस पर रिएक्शन करना अपना फर्ज समझता है। बिल्कुल। बाबू साहब प्लीज आप बताइए क्या कह रहे थे आप?
ये जो हमने बंदा पकड़ा है भी उसकी एक और वीडियो आई है, मैंने अभी ट्वीट किया, पता नहीं अगर आपके प्रोड्यूसर उठा के दिखा सकें। वो पुलिस के जो SHO हैं वो उनसे सवालों जवाब कर रहे हैं और वो जिस तरह जवाब दे रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर भी वही है, मरीज भी वही है, इलाज भी वही करता है। मरीज तो वो है सर, मरीज तो वो है, नफ्सियाती मरीज कह सकते हैं उसको। बिल्कुल जी। मुझे अच्छा, अब आपको एक हैरत की बात बताऊं, मैंने अभी जी उनको फोन किया जो सेक्रेटरी रिलीफ है खैबर पख्तूनख्वा के, क्योंकि पोलियो टीम जी इतना प्रोग्राम इतना जामिया है कि हमें गली गली की खबर होती है कि हुआ क्या है। तो मुझे जी बड़ा वो मेरी टीम्स ने कहा कि जी कल वो एम्बुलेंस सर्विसेज ने जी बहुत पैनिक क्रिएट किया, वो सायरन मार मार के गलियों में, और खुदा के लिए इस पे कोई एक्शन लिया जाए। तो मेरी उनसे भी 2 मिनट पहले टेलीफोन पे तफसीली गुफ्तगू हुई, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर हम क्या करें, हमें तो देखें जब पैनिक कॉल आएगी तो हमारा तो ट्रैकिंग सिस्टम ही 1122 और बाकी निजी इदारों की बात कर रहा हूँ, कहते जी वो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम ही इस तरह है कि वो कॉल आती है, वो ट्रैक हो जाती है, जब तक आप वो उसको एड्रेस नहीं कर देते तो गाड़ी ने तो फील्ड में रहना है, और उसका SOP यही है कि जब इमरजेंसी कॉल आती है तो वो सायरन बजाते हुए गाड़ियों ने जाना है। तो आप सोचिए माहौल क्या है। कल मैं पेशावर में था, वहाँ पे जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल था वहाँ पे जी बाबर अता साहब, मैं ये कह रही हूँ कि पैनिक होने का हक भी मेरे पास है, बाकी कोई पैनिक नहीं हो सकता। हाँ। ये भी हमने तय कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह बिल्कुल ये भी हमने तय करी। और जी वो इतने फोन हुए और वो एम्बुलेंस सर्विस, कल जब मैं पेशावर में दाखिल हुआ तो मुझे बताया गया कि ट्रैफिक जैम है बुरी तरह। तो मैंने किसी को कहा कि काइंडली मुझे यार अगर रास्ता दे दें क्योंकि मैंने इस मसले को एड्रेस करना है। तो मुझे बताया गया कि जी सैकड़ों एम्बुलेंसेज जो हैं वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के सामने खड़ी हैं, और ये वो मेन रोड है जो पेशावर में दाखिल होती है। तो वो बच्चे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। हैरत आपको मैं बताऊं जी, कल हो क्या रहा था, बच्चे आ रहे थे स्कूलों से और वालिदैन उनके फिंगर मार्क चेक कर रहे थे कि बच्चा आपको वैक्सीन लगी, तबीयत खराब तो नहीं है ना। तो वो अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि आप बच्चे को अगर इस तरह के क्वेश्चन प्लांट करेंगे उसके जहन में, तो वो तो बच्चे हैं, उन्होंने तो कहना है कि हाँ जी वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद तबीयत खराब है, अच्छा चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। तो हजारों की तादाद में जी कल हॉस्पिटल्स ने रिसीव किया, और रात को 1 बजे तक हम मीटिंग्स में बैठे रहे, सब थे। और हम ये अल्लाह का शुक्र है जी, आखिर में ये खौफ शुरू हो गया था मुझे ज़ाती तौर पे, मैंने इसका जिक्र तो कहीं नहीं किया, लेकिन कि अल्लाह ना करे इस भगदड़ में कोई और हादसा ना हो जाए और एक और नया क्राइसिस जन्म ना ले। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने करम किया। बहुत शुक्रिया बाबर बिन अता साहब, आप साथ मौजूद थे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब बच्चे से जो सवाल किया जाए बच्चा वैसे ही जवाब देगा, तो डॉक्टर साहब ने एड्रेस किया बिल्कुल उस चीज़ को। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब मौजूद थे। और एक क्या झूठी खबर की बात नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि कड़वी दवा भी मुस्कुरा के दो तो बच्चा मुस्कुरा के पी लेता है। ये बात सही है वैसे। खुद घबराएंगे तो बच्चे भी घबराएंगे। चले अब आप छोटी छोटी सी बच्चों की बात छोड़ देते हैं, झूठी खबर एक और झूठी खबर की बात कर लेते हैं। एक और झूठी खबर, इसने उतना पैनिक नहीं मचाया, थोड़ी अन्नी पाई सिर्फ सोशल मीडिया पर। केपी में तब्दीली सरकार से नहीं इतना पैनिक वाला, हाँ नहीं, जिसको थप्पड़ पड़ा हो उसके लिए पैनिक वाला मामला होता है। तब्दीली सरकार से परेशान नौजवान था, इसने सूबाई वज़ीर को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये खबर आई थी, ये झूठी खबर है। तो ऐसी कोई खबर नहीं है, और किसी भी खबर को शेयर करने से पहले जरूर तस्दीक कर लें कि खबर दुरुस्त है या नहीं है। तो नया दिन देखते रहेंगे तो जान पाएंगे कौन सी खबर की हकीकत क्या है। लेते हैं ब्रेक, रहिए नया दिन के साथ। वेलकम बैक। विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी बच्चे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन, इससे जो भेजी गई तस्वीर हैं, इनसे मुतालिक आपको हम बता रहे हैं कि वो तस्वीर लेकर सबको हैरान कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला लकी मरवत, यहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैंपस में 5वीं और 6ठी जमात इसके ये तालिब इल्म थे। इन क्लासेस में, इन स्टैंडर्ड्स में ये बच्चे पढ़ रहे थे। इन्होंने सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी सेट करके नासा के तहत खला की ली गई तस्वीर को मॉनिटर पर कैच किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बच्चों की मेहनत पर अमरीकी खलाई स्टेशन, अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की जानिब से उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा की जानिब से साल में 2 बार ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी खोली जाती है। जबरदस्त। तो इस पर हम बात करेंगे। असद मरवत, आप डायरेक्टर हैं लकी मरवत कैंपस, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। सर, आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि नासा के पास तो जदीद मशीनरी है, तो इसलिए वो फ्रीक्वेंसी मैच करना या फ्रीक्वेंसी सेट करके उसको रिसीव करना, डिकोड करना या प्रिंट करना उनके लिए आसान है।
हमारे बच्चों ने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दे दिया? क्या इतनी जदीद मशीनरी और इतना सपोर्ट इनके पास था? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी, बेसिकली ये जो है फ्रीक्वेंसी ये ओपन फॉर ऑल होती है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इनक्रिप्टेड भी नहीं है, स्क्रैम्बल्ड भी नहीं है। ये बेसिकली एमेच्योर रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको बड़ी इजीली अवेलेबल है। आपको रिसीवर्स चाहिए होते हैं, एंटेना होते हैं, एंटेना हमने ख़ुद डिज़ाइन किया, रिसीवर तो आपको मार्केट से मिल जाते हैं। मेन जो इसमें इंटेंट था वो ये था कि जी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस चीज़ से मुतारिफ़ कराया जाए, उनको बताया जाए कि जी देयर इज़ समथिंग अदर देन द टेक्स्ट बुक में जो साइंस है उसके अलावा भी कोई चीज़ है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, उससे समझाने की कोशिश आपने की। तो आपने कहा जिस तरह जो रिसीवर है वो तो होता है, एंटीना चाहिए होता है सिर्फ, तो वो बनाया, वो किसने बनाया? जी वो स्टूडेंट्स और हमने मिलके डिज़ाइनिंग तो आपको वेब से भी मिल जाती है। 8th 9th के बच्चों ने बनाया, ये बड़े मज़े की बात है। जी बिल्कुल, जो इसमें स्टूडेंट्स जिन्होंने हिस्सा लिया 5th और 6th के थे, उनका रुझान काफ़ी है जी। और ये जो 5th 6th के बच्चे थे, इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? क्या इनका कोई सब्जेक्ट होता है? क्योंकि 5th 6th में हमने तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। जी बिल्कुल, देखें 5th 6th में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा भी नहीं। दिस इज समथिंग अदर देन योर एकेडमिक बुक्स। इनको सैटेलाइट्स के बारे में ज़रूर बताया जाता है, इनको मून, अर्थ, स्टार्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन दे डोंट इवन नो कि जी सैटेलाइट होता क्या है। तो ये वो वाला पोर्शन था जो कि मैंने इसमें कोशिश की कि इनको प्रैक्टिकल समझाया जाए कि जी सैटेलाइट होता क्या है, एंड इट इज़ नॉट ओनली कि जी ये दुनिया की गिर्द चक्कर लगा रहा है एंड दैट इज इट। और इसके लिए भी आपने चूज लकी मरवत कैंपस किया, तो क्या ये जो ट्रेनिंग है, क्या ये जो पढ़ाई का ये तरीक़ेकार है, या इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम जो स्कूल्स हैं, क्या सब पर ऐसा ही हो रहा है, वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से? नहीं जी, अभी तक नहीं था। दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट। मैं खुद भी पाकिस्तान एमेच्योर रेडियो सोसाइटी का मेंबर हूँ जी, तो वहाँ से ये आइडिया मैंने पिकअप किया, एंड सिंस आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई स्टार्टेड फ्रॉम माय स्कूल, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जितने भी स्कूल्स हैं दे आर मोर देन वेलकम। जिसको भी ज़रूरत होगी वी कैन ऑलवेज गो देयर एंड वी कैन टीच देम कि ये कैसे किया जाए। और इस सब के बाद में, इस खबर के बाद में, इस अचीवमेंट के बाद में कुछ स्कूल्स ने आपसे कॉन्टेक्ट किया कि ये तरीका तो हमारे पास भी होना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे बेइंतहा एसएमएसेस और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि दे वुड लाइक टू हैव इट डन, कि जी हमारे स्कूल में भी हमें सपोर्ट किया जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ये कैसे किया जाता है। और जिन बच्चों ने ये किया उनका रिस्पांस कैसा था जब उन्हें सर्टिफिकेट मिला नासा से? वो पहले तो उनको आई मीन दे ऑल वेंट इन अ शॉक कि ये कैसे हुआ है, लेकिन उससे ये पॉजिटिव चीज़ मैंने ये देखी है जी कि वो बच्चे जिनको किसी थोड़ा भी उनको इसके बारे में पता नहीं था, दे गॉट टू नो अबाउट इट। उनकी जो विजन थी वो चेंज हो गई, उनकी सोच चेंज हो गई है इसके बारे में। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा। हम नया दिन के नाज़रीन को ना वो जज्बात दिखाने जा रहे हैं जिसका इजहार किया जा रहा है। वो तलबा जिन्होंने ये शाहकार अंजाम दिया, लकी मरवत की स्कूल के तलबा जो इस वक्त भी अपनी क्लास में मौजूद है, समा से गुफ्तगू की उन्होंने क्या कहा, किस तरह से किन अल्फाज में अपनी खुशी का इजहार किया, आपको दिखाते हैं। ये हमारे ये सुपरस्टार्स हैं। असद मरवत साहब, कितने दिनों की मेहनत है इन बच्चों के ऊपर जो आप लोगों ने की? जी तकरीबन 2 महीने हमें लगे इसके उनको प्रोजेक्ट समझाने में, एंटेना डिज़ाइनिंग में, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने में तकरीबन 2 महीने लगे। और अब क्योंकि आप लोग डिज़ाइन कर चुके हैं दैट एंटीना और बच्चे भी सीख चुके हैं, और अगर और आगे चलकर दीगर स्कूल्स भी इसको अडॉप्ट करते हैं, तो फिर हर साल जब 2 बार फ्रीक्वेंसी खोली जाएगी तो हम रिसीव कर पाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कौन सा इमेज भेजा है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये ग्रुप ऑफ 15 पिक्चर्स जनरली ये भेजते हैं। हर पास में आप 1 या 2 को डिकोड कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास होता ही तकरीबन कोई 7-8 मिनट का गैप है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। 90 मिनट्स में ये दुनिया का चक्कर लगाता है जी। सही। तो उसके लिए थोड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है, थोड़ी एफर्ट चाहिए होती है। डेडिकेशन तो सर नज़र आ रही है बच्चों ने जिस तरह बात की। बहुत शुक्रिया असद मरवत साथ आप मौजूद थे, और इससे पहले जिस तरह बच्चों ने गुफ्तगू की, बहुत बच्चे थे। तो ये हैं पाकिस्तान के सुपर हीरोज़ और पाकिस्तान के सुपर स्टार्स। तो ज़रा बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि अब चंद दिन रह गए हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और तो तैयारियों की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में पहला रोज़ा 7 मई को होने का इम्कान है। रमज़ान के चांद की पैदाइश 5 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:45 पर होगी, और इसी रोज़ गुरूब आफ्ताब के वक्त
चांद की उम्र 15 घंटे और 18 मिनट होगी। इन हालात में हिलाल का नज़र आना नामुमकिन है। इसी सबब तो 5 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान में किसी भी मकाम पर रमज़ान का हिलाल नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। चुनांचे पाकिस्तान में रमज़ान का चांद 30 शाबान यानी कि 6 मई को नज़र आ सकेगा और पहला रोज़ा मंगल 7 मई को होगा, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा पता चला है। लेकिन मैंने भी कुछ सोचा है। मुझे एक चांद नजर आ गया। कहाँ? ब्रेक का चांद। चांद के चांद? ब्रेक का चांद है, नजर आ गया। चांस लें आप ब्रेक लेने की। वेलकम बैक। और जिक्र एक ऐसे नौजवान का जिसके अल्फाज उसकी आंखें हैं। मौसीकी के जरिए स्कूल की कहानी बयान की कराची का ब्लाइंड रैपर MK अनवर, खालिद अनवर। ये बड़ा नाम कमाने के लिए बड़ा पुरज़्म है जनाब। तो इनके साथ साथ हमें वो तो ज्वाइन कर चुके हैं ना, नाम लेने ज्वाइन कर चुके हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करें सरोज अली, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दैट वीडियो जो कि इन्होंने शूट की है। तो पहले आपकी तरफ आते हैं। ये लिरिक्स मुझे बताएं, खालिद के लिखते भी खुद हैं और याद करना आसान होता है? खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ और मैं कहीं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ दिमाग में याद करता हूँ या रिकॉर्ड कर लेता हूँ फ़ोन में। ओके, दैट्स गुड। मतलब ये पहले से लिखा हुआ नहीं होता? नहीं। ओके, सिर्फ सोचा और अगर ज़्यादा याद भूल रहा होता हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर बाद में उसको प्रॉपर्ली बना के। और सिर्फ जब वीडियो करनी थी तो मैंने लिरिक्स लिख के इनको दी, वरना मैंने इससे पहले कहीं नहीं लिखा था। हाँ, सी हज़ारों रास्ते होते हैं अगर आप कुछ करना चाहें तो। बार पूछना पड़ा, सही लिखा है नहीं लिखा इसमें। सो आप बताएं इस वीडियो का आइडिया और आपने कितना सपोर्ट किया इनको? पहली दफ़ा जब मिले थे तो आइडिया मुझे बताया था खालिद ने कि ये he wants to become the biggest rapper और उसको एमी और ग्रैमी सब जीतना है। तो मैं कहा let's do it, let's make a music video and ओके। और कितना रिस्पांस आ रहा है इस वीडियो पर? आई थिंक रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा विद इन अ वीक 4K क्रॉस हो गए एज अ फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और इससे पहले हमें कोई जानता भी नहीं है। फेसबुक पे वी आर टचिंग 20K व्यूज़, सो इट्स अ रियली गुड रिस्पांस। के अलावा पीपल आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी कि यू नो बहुत अच्छा है, गेटिंग शोज on radio and television, so getting a really good response. लोगों को पता नहीं चल रहा है खालिद अनवर की क्या स्टोरी है, तो they are shocked कि he's visually challenged. Yeah, nobody is believing कि I'm a visually challenged. वो because शायद glasses पहनी हुई तो इसलिए इतना लोग नहीं. And it was very difficult to shoot. It wasn't easy कि बाकी चीजें सही थी, acting का कोई मसला नहीं. I used to make skits on YouTube, सही है. तो एक्टिंग मुझे आती है। तो वैसे ही है, ऑस्कर्स तो मेरे पास यूं पड़े हुए एक्टिंग के लिए। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, लाइक आपको यो करना है और आपको हैंड जेस्चर्स यूज करने हैं, वही तो करके बताएं। वो नहीं कर पाए ना, मैं तो हमने उसको डिफरेंटली स्मार्टली शूट किया। वो स्मार्टनेस बताओ चलो मुझे, वो क्या थी? वो यही थी कि उन्होंने मुझे डिफरेंटली शूट किया, लाइक हाफ बॉडी और चलते हुए और डिफरेंट चीज़ों के साथ लॉकेट से खेलते हुए और इस तरीके से। तो साउंड्स, लाइट्स, लोग समझ भी नहीं पाए कि उनकी दिक्कत है क्या, उनकी परेशानी। और हमने सीन ज़्यादा रखे और सोलोस कम रखे। बस लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर सोलो है, कुछ गाना होगा, यानी वही गाना होगा, स्कूल की कहानी। ओके, सो यू वांट मी टू से रैप स्कूल की कहानी? एग्जैक्टली। ओके, ये मेरे स्कूल की कहानी नहीं है, ये सबके स्कूल की कहानी है। बाद में पूछना था आपसे, चलो कोई बात नहीं। ओके, आओ यारो मेरे संग सर स्कूल की कहानी सके, डरे के भरम और हमारी शैतानी के हमें जरा बच्चियों से दूर, वो हो जाना सारे लड़कों का बेहद मजबूर, वो लगाना रोज सुबह प्रिंसी ऑफिस के चक्कर देना अब्बा की जगह अपना ही फोन नंबर है। Hey, it's your boy MK मारी यार टीचर ऐसे जैसे चलता फिरता मॉल मारी, मैडम तो देखो जैसे कोई बेबी डॉल है, बड़ी निराली हेडमिस्ट्रेस की आवाज़ जरा हमें भी बताएं वही क्या है, इसका राज है बड़ी भरम बात, अकाउंट्स टीचर माना ढूंढे हर दिन एक नया बहाना, वो बॉयज़ के झगड़े सर्वाइवर्स के जुमले और मम्मी डैडी बॉयज़ का पैंट को ऊपर चढ़ाना, S to the C to the H to the O ना लाइक हो तुम सब फेल हो, और to the L, all is well है अलाउ नहीं स्कूल में हाथों में चेन, ये खोला गिरेबान और बालों में जेल, to hell baby, to hell, हाँ ये मेरे स्कूल की कहानी है मेरी ही ज़बानी, ये मेरे स्कूल की कहानी है मेरी
He's a bunny। बहुत लंबा सॉन्ग है। लेकिन आपने तो कहा था ये सबके स्कूल की कहानी है, लेकिन आपने कहा ये मेरे स्कूल की कहानी है। तो जब आप गाएंगे कि आपके स्कूल की कहानी है, तो आपके स्कूल की कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से बन चुका A+B+C ABC। इसमें Z नहीं होगा। They always have similar characters in school, the same teacher, the same naughty boys। मैंने अपने अब्बा की जगह अपना नंबर कभी नहीं दिया था। My friends did, so I just added in my they used to make me talk to the teacher and I used to go, okay हाँ मैं फलां का डैडी बात कर रहा हूँ आवाज चेंज करके, because I used to act, so we did all that। प्रमोट कर लो, प्रमोट कर लो। कहाँ थे तुम? नहीं जरूरत ही ना पड़े ना, ऐसे काम ही ना करो यार, अच्छा काम करो, जरूरत ही ना पड़े नंबर अपना देने की। सरोज कितना किसी का अब्बा बनने की थोड़ी सी मुश्किल नहीं होती थी अपनी बात इनको समझाने में और इनसे काम करवाने में? क्योंकि बैठ के बातें करना तो निस्बतन आसान होता है, काम करने की निस्बत। इनके साथ में प्रॉब्लम्स क्या फेस किया आपने काम करते हुए, वो बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोरी ऐसी लानी थी कि बिकॉज इज अ रैप सॉन्ग, उसके अंदर स्टोरी है। बिकॉज विजुअली एक तो रैप बहुत पेस होता है उसके अंदर ना, तो स्टोरी पता है आपको कि उसको मिक्स करना, एडिट करना, इट्स ऑल डन बाय मी। तो पहले ही एक महीने पहले हम 1-2 घंटे कॉल पे रहते थे, मैं आइडियाज़ डिस्क्राइब करता था इसको, ये कुछ बताता था मुझे, तो इस तरह डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट। तो जो वीडियो के अंदर सारे लोग हैं वो सब खालिद अंदर के दोस्त हैं मैंने कास्ट किए हैं। कास्टिंग डायरेक्टर किए थे, उन्होंने पहले मैंने सारे से बता दिया था कि ये मुझे मैडम चाहिए, मुझे टीचर चाहिए, मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो उन्होंने ऑलरेडी सब लाइन अप कर दिए थे। तो मैंने उनको सब आइडिया बताया, एक्सप्लेन किया और 4 दिन में ये शूट हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एमके की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए? नहीं, आपने इनके साथ आसानी से काम किया। लेकिन शूटिंग में थोड़ी चीज़ें हुई, जैसे कि एक मूविंग शॉट था, सही है, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम कि आई हैव अ 4 to 5% विजन, सही है। तो जब कैमरा फोकस मेरे रेटिना में मसला है, तो किसी चीज़ पे फोकस करने में मुश्किल होती है। अब जब कैमरा मूव कर रहा है तो आई कैन नॉट फोकस कि कैमरा कहाँ जाना है, आई हैव टू लुक इन द कैमरा। सो व्हाट वी डिड कि उन्होंने, मेरी एक दोस्त ने फ्लैश लाइट ऑन की और वो कैमरे के साथ चलती रही इसके साथ, एंड आई वाज फॉलोइंग द फ्लैश लाइट, and then that's how we shot that moving shot, and then there was another shot locket वाला, सही है। अच्छा, उसमें बड़ी मजे की चीज़ थी कि locket फ्रंट और बैक एक जैसा था, बस आगे के लिखा था, but I couldn't differentiate टच करके। ये के लिखा था? Yeah, I have to keep it like उसको छोड़ना, I have to keep the के फ्रंट पे और मुझे समझ मेरा ख्याल है हम हंसते हैं और आपसे कहते हैं अल्लाह हाफिज, मुलाकात होगी कल दोबारा, क्योंकि शानदार थे और अभी हम और हंसना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, तो वो हम ऑफ कैमरा करेंगे। आप लेकिन नया दिन के पेज पर जाइए, हम नया दिन लाइव करेंगे। अल्लाह हाफिज।